नमस्कार दोस्तों, राजस्थान अध्ययन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो बुक चल रही है हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग फर्स्ट, जिसमें हम अध्याय 8 की चर्चा करेंगे कि आजीविकाओं के प्रमुख क्षेत्र, यानी कि हमारा जीवन जीने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और कौन कौन से क्षेत्र की आवश्यकता होती है, उनकी पूर्ति किस प्रकार से होती है, उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर राजस्थान अध्ययन के जो 7 पाठ है वो आपको पूरे करा दिए गए हैं। अब इसके 2 अध्याय और बचे हैं, तो हो सकता है कि अब से आपको इस चैनल पर 2 वीडियो प्रतिदिन मिले, एक सुबह और एक शाम को मिल सकती है, तो उसे देखना ना भूलें। इसकी अलग से आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। अध्याय 8 है कि आजीविकाओं के प्रमुख क्षेत्र। आजीविकाओं के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से है? तो राजस्थान में जो खनिज संपदा में एक संपन्न राज्य है, यानी कि राजस्थान में खनिज की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यहाँ के लोग कृषि, पशुपालन और खनन कार्य करते हैं। आर्थिक विकास, यानी कि अपनी आजीविकाओं के साधन चलाने के लिए पर्यटन, उद्योग और सेवा क्षेत्र में भी कार्य की संख्याओं में बढ़ोतरी प्रतिदिन होती जा रही है। राजस्थान की अगर हम चर्चा करें कि राजस्थान में कृषि, तो राजस्थान का जो 60% भूभाग है वो मरुस्थल है, यानी कि रेतीला भूभाग है। यहाँ की अधिकांश जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर करती है, इसीलिए राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यहाँ पर वर्ष भर में 3 ही प्रकार की फसलें बोई जाती है। कौन कौन सी फसलें बोई जाती है? जैसे रबी की फसल होगी, उसके बाद खरीफ की फसल और उस जायज़ की फसल होगी। खरीफ की फसल की चर्चा करते हैं तो खरीफ की फसल की जो बुआई है वो सर्दी के प्रारंभ यानी अक्टूबर के प्रारंभ में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई कर ली जाती है। इसमें गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों आदि फसलें आती है। यहाँ पर आपको गेहूं का चित्र दिखाया गया है। रबी की यानी खरीफ की फसल की चर्चा करते हैं रबी के बाद, तो खरीफ की फसल की जो बुआई है वो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है और शीत ऋतु के प्रारंभ यानी अक्टूबर तक इसकी कटाई कर ली जाती है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक। और इसमें मुख्य फसल होती है ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली और तिल। तो ये फसलें हैं वो जायज़ खरीफ की फसल में आती है। जायज़ की फसल की चर्चा करें तो ये मार्च और अप्रैल और जून जुलाई तक बोई जाती है, कि मार्च और अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में से काट लिया जाता है। इसमें एक तो खरबूजा, तरबूज, ककड़ी आदि, यानी कि जो सब्जी और फल फ्रूट वगैरह है वो इसमें जायज़ की फसल में आएंगे आपके। यहाँ पर चर्चा करते हैं कि राजस्थान में पिछड़ेपन के कारण कौन कौन से हैं। कि राजस्थान में जो कृषि का पिछड़ापन कारण है उसमें एक प्राकृतिक कारण, आर्थिक कारण और संगठनात्मक कारक है। प्राकृतिक में जैसे कि बार बार यहाँ पर रेगिस्तान है, सूखा पड़ता है, रेतीला भूभाग है, बंजर भूमि है, मिट्टी का कटाव होता है, इसीलिए यहाँ पर कृषि का पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। आर्थिक कारणों की चर्चा करें तो किसानों की निर्धनता, यानी किसान बहुत ज़्यादा गरीब है। उपज का कम मूल्य, उन्हें जो हम फसल बोते हैं उसका मूल्य भी बहुत कम मिलता है। पुरानी तकनीकों से कृषि की जा रही है, यानी कोई नई तकनीक नहीं आई है। सिंचाई के साधनों की कमी है, सिंचाई तो होती नहीं है, मात्र 33% भूभाग पर सिंचाई होती है। उत्तम खाद बीज, यानी कि बढ़िया बीज और बढ़िया खाद की व्यवस्था भी नहीं है। संगठनात्मक कारण ये है कि भू स्वामित्व समस्या, यानी कि जो भूमि है वो स्वयं की नहीं होकर किसी दूसरे की जमीन को यहाँ पर राजस्थान में लोग बेचते हैं, इसीलिए भू स्वामित्व की समस्या है। नीतिगत कमजोरियां भी बहुत ज़्यादा है। उसी के बाद कृषि की विशेषता की चर्चा करते हैं कि राजस्थान की कृषि की क्या क्या विशेषता है। जैसे कि देश में बाजरा, सरसों, ग्वार उत्पादन में राजस्थान 1 नंबर पे है, यानी कि फर्स्ट है, फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पर आता है। उत्तर प्रदेश के पश्चात राजस्थान में जो भारत जौ और चना उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, यानी जौ और चना जो राजस्थान में होता है उसमें दूसरे स्थान पर है, पहले पर यूपी यानी उत्तर प्रदेश रहेगा। उसी के बाद तीसरी विशेषता यह है कि जो पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न है। राजस्थान में बाजरा फर्स्ट स्थान पर है और सबसे ज़्यादा कहाँ बोया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में बाजरा बोया जाता है। नंबर 4 विशेषता यही है कि दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मक्के की खेती प्रमुख की जाती है। और नंबर 5 विशेषता है कि राज्य में श्री गंगानगर जिले में गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा गेहूं राजस्थान में कहीं होती है तो गंगानगर में होती है। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि अन्न का कटोरा कौन से जिले को कहते हैं, तो श्री गंगानगर को कहते हैं। नंबर 6 विशेषता यही है कि पश्चिमी राजस्थान में जो इंदिरा गांधी नहर जाती है उससे करीब 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं का विकास है, यानी कि सिंचाई की जाती है 17.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। और नंबर 7 विशेषता यही है कि सिर्फ 35% फसली क्षेत्र है वो सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है, यानी कि 100% में मात्र 35% भूभाग पर ही सिंचाई होती है। और 35% में भी कुल सिंचित क्षेत्र का 66% है वो कुएं एवं ट्यूबवेल से होता है, यानी कि 66% क्षेत्र में भी 35% में अगर हम चर्चा करें, जैसे मान लो 35 है तो उसमें भी 66% ऐसा जहाँ पर कुएं और ट्यूबवेलों के द्वारा होते हैं। नहरों के द्वारा मात्र 33% सिंचाई ही की जाती है, बाकी तालाबों के द्वारा बहुत कम सिंचाई की जाती है। राजस्थान में पशु संपदाओं की चर्चा करते हैं कि राजस्थान में पशु संपदा की चर्चा करें तो पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान देश में दूसरा स्थान है। यहाँ पर पहला यूपी का है और दूसरा हमारे राजस्थान का सेकंड स्थान है यहाँ पर पूरे देश में। यानी कि राजस्थान में भारत का लगभग
11.27% पशुधन पाया जाता है। मरुस्थलीय और पर्वतीय क्षेत्रों के अलावा संपूर्ण राजस्थान में अधिकतर किसान खेती के साथ साथ पशुपालन तो करते ही हैं। और राजस्थान में पशुपालन की क्या विशेषता है, फालतू पशु कौन कौन सी है, जैसे कि गाय, बैल, भैंस, बकरियां, ऊंट, भेड़, घोड़े, गधे आदि फालतू पशु में आता है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में ऊंट, बकरी, भेड़ पाले जाते हैं। राजस्थान की 20वीं जनगणना 2019 के अनुसार पशु जिसमें ऊंट और गधों की संख्याओं में चिंताजनक कमी हुई है। भेड़ बकरी की संख्याओं में भी कमी आई है। गाय और भैंस की संख्याओं में मामूली सी वृद्धि देखी गई है। राजस्थान में मुर्गी पालन जिसे पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं, जैसे कि वृद्धि की चर्चा करते हैं कि 2020 पशु जनगणना है 2019 में हुई है, उसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है, तो उसमें 1.89% की बढ़ोतरी हुई है पशुओं में, 1.89% की। अब चर्चा करते हैं कि 19वीं पशु गणना में राजस्थान में पाए जाने वाले सर्वाधिक पशु कौन से हैं, तो बकरी सबसे ज़्यादा बकरी पाई जाती है, फर्स्ट स्थान पे बकरी रहेगी। सेकंड की चर्चा करें तो सेकंड स्थान पर गाय रहेगी, गाय सेकंड पे है। और भैंस की चर्चा करें तो भैंस कौन से स्थान पे है, तीसरे नंबर पे है। बकरी की चर्चा करें, बकरी कितनी पाई जाती है, तो बकरी पाई जाती है यहाँ पर 37.53% बकरियाँ हैं। वहीं गायों की चर्चा करते हैं तो गाय है वो 23.8% है। वहीं भैंस की चर्चा करते हैं तो भैंस 22.48 है, 22.48 है। उसी के बाद आगे चलते हैं, भेड़ पे चलते हैं, भेड़ का चौथा स्थान आता है और भेड़ है 15.73%। और पशु घनत्व और देख लेते हैं कि 2019 की जो 20वीं पशु गणना है उसमें पशु घनत्व कितना है, तो पशु घनत्व है 169 पशु घनत्व है। चर्चा करते हैं सर्वाधिक पशु घनत्व की चर्चा करते हैं, दौसा आएगा। दौसा में कितना है, 292। कहाँ पर है, दौसा में। दौसा के बाद दूसरा स्थान और देख लेते हैं, दूसरा स्थान राजसमंद का है, आपके किसका है, राजसमंद का है। कितना है, 292 ही राजसमंद का है। उसी के बाद सबसे कम की चर्चा करते हैं, सबसे कम में जैसलमेर आएगा। कौन सा आएगा, जैसलमेर आएगा। जैसलमेर में कितना है, जैसलमेर में मात्र 83 है पशु घनत्व है। उसी के बाद बीकानेर आ जाता है, बीकानेर में कितना है, बीकानेर में 102 है, ये आपका पशु घनत्व रहेगा। उसी के बाद पशुपालन के लाभ की चर्चा करते हैं कि पशुपालन से क्या कुछ लाभ होता है, तो आप सभी को पता ही होगा कि पौष्टिक आहार, घी, मक्खन, छाछ, दही प्राप्ति होती है, जैसे कि ऊन भी मिल जाती है, परिवहन, चमड़ा, चारा आदि उद्योगों के विकास में प्रोत्साहन मिलता है। पशु उत्पादन में विदेशों से निर्यात भी किया जाता है। पशुपालकों की क्या कुछ समस्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि पशुपालकों की कौन कौन सी समस्याएं आ रही है। जैसे कि पशुपालक निर्धनताओं के कारण यानी गरीबी के कारण पशुओं का जो पौष्टिक आहार है या सही इलाज, यानी कि जो पशुओं में है वो उनको सही चारा नहीं मिल पाता है, सही इलाज उपलब्ध नहीं हो पाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पूरे भारत में लंपी बीमारी है वो चल रही है, जो कि गायों में आई हुई है, जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो राजस्थान में देखा गया है, जिसका कोई इलाज नहीं है। तो सही इलाज नहीं होने के कारण भी पशुओं की समस्याएं आ रही है। पशुपालकों के पास कमजोर व घटिया नस्ल के पशु है, यानी कि बढ़िया नस्ल के पशु भी नहीं है। चरगाहों के लिए पर्याप्त भूमि भी नहीं है। और परंपरागत तरीके से पशुपालन यानी पुराना जो तरीका था जिससे ही पशुपालन किया जा रहा है, पशुपालनों के व्यवसाय के दृष्टिकोण में कमी है। बार बार सूखे हुए अकाल से पशुधन है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पर चर्चा करते हैं कि राजस्थान में खनिज कितने प्रकार का है, तो 67 प्रकार का खनिज है वो राजस्थान में पाया जाता है। और राजस्थान के खनिजों को अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा खनिज पाया जाता है। राजस्थान में खनन करते हुए यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है। राजस्थान की चर्चा करें तो राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है वो रॉक फास्फेट का है। उसी के बाद सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर आदि का उत्पादन भी राजस्थान में एकाधिकार यानी कि अपना अधिकार है। चूना पत्थर है, टंगस्टन है, अब्रक, तांबा, इमारती पत्थर आदि में भी महत्वपूर्ण है। चर्चा करते हैं कि राजस्थान दृष्टिकोण, भंडार की दृष्टिकोण से राजस्थान की चर्चा करें तो दूसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर, यानी सेकंड स्थान पर है। उसी के बाद चर्चा करते हैं कि उत्पादन में भी सेकंड स्थान पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन भी राजस्थान में ही होता है खनिज का। विविधता की चर्चा करते हैं तो विविधता में फर्स्ट स्थान पे, ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उसी के बाद आय की चर्चा करते हैं कि यानी कि इन स्रोतों से जो आय मिलती है उसमें 8वें स्थान पर आ जाता है। उत्पादन खनिजों की चर्चा करते हैं 67 प्रकार के हैं, लेकिन उत्पादित खनिज है वो लगभग 57 प्रकार के ही मिलते हैं। यहाँ पर खनिज के बारे में कि राजस्थान में जो अवैध बजरी खनन है जिससे कि पर्यावरण प्रदूषण की समस्या नियंत्रण बढ़ती जा रही है। अवैध खनन से अरावली पर्वतमाला की कई पहाड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से गायब भी हो चुकी है और इसके गंभीर पर्यावरण प्रदूषण जो दुष्परिणाम है वो भी सामने आ रही हैं।
अब कुछ खनिज नीति की चर्चा करते हैं कि खनिज नीति की चर्चा करते हैं कि खनिज नीति कौन कौन सी बनाई गई है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि जो पहली खनिज नीति है वो सन 1978 में बनाई गई थी। उसी के बाद दूसरी 1990 से 91 में बनाई गई थी, 90 से 91 में बनाई गई थी, 1990 से 91 में बनाई गई थी। उसी के बाद तीसरी की चर्चा करते हैं, तीसरी 1994 में बनाई गई थी, तीसरी 1994 में बनाई गई थी। और चौथी वन नीति की चर्चा करते हैं तो 2011 में बनाई गई थी। आपको इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, यही रखना है कि खनिज नीति, सर्वप्रथम खनिज नीति 1978 में बनाई गई थी। और पूछा जाए कि अगर सबसे नई यानी कि वर्तमान में जो वन नीति चल रही है वो कौन सी है, तो वो 5वीं है। चौथी भी आप याद रख ले, चौथी कब बनाई गई थी, 2011 में बनाई गई थी, ये चौथी आएगी। और 5वीं की अगर हम चर्चा करते हैं तो 5वीं कब बनाई गई थी, 5वीं बनाई गई है 4 जून को। कब बनाई गई, 4 जून 2015 को 5वीं वन नीति बनाई गई थी, जो सबसे नई नवीनतम वन नीति है, जिसका उद्देश्य क्या है कि जो खनिज मिलता है वो उसका बढ़िया तरीके से बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में खनिज उपलब्ध हो, पर्यटनों की इकाई बढ़े। और राजस्थान की जो वन नीति है वो कब बनाई गई थी, उसके बारे में, वन के बारे में पढ़ेंगे, तब चर्चा करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और इन यूनिटों से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसके लिए एक अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी, जिसमें जितने भी पाठ हमारा राजस्थान कक्षा 6 की बुक से पढ़ाई गई उन सभी के प्रश्न बन रहे हैं, उनके लिए एक अलग से आपको वीडियो मिलेगी। यहाँ पे प्रश्न बन रहा है कि रवि की फसल की प्रमुख विशेषता, यानी कि रवि की जो फसल है उसकी प्रमुख फसल कौन सी है। प्रमुख फसल कौन सी होगी, मक्का, कपास, बाजरा, गेहूं। कौन सी हो जाएगी, गेहूं हो जाएगी। मरुस्थल की चर्चा करते हैं कि मरुस्थलीय राजस्थान में सर्वाधिक बोए जाने वाला खाद्यान्न कौन सा है, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, मक्का है। मरुस्थल की चर्चा करें तो मरुस्थल में सबसे ज़्यादा बाजरा ही होगा। देश के माल को बाहर भेजना क्या कहलाता है, यानी हमारे देश में कोई माल है वो ज़्यादा, जैसे कि मान लो बाजरा सबसे ज़्यादा हो रहा है, उस बाजरे को अगर बाहर भेजना है तो क्या कहलाता है, आयात, खनन, निर्यात या रोजगार। तो क्या हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। मंगवाना हो तो क्या हो जाएगा, आयात। आ का मतलब आना यानी आयात, नी यानी निर्यात। खनन का अर्थ तो यही होता है कि प्राप्त करना होता है हमारे देश में ही। फिर यहाँ पर बनता है कि अतिवृष्टि का अर्थ क्या है। अतिवृष्टि का क्या अर्थ है, ये बहुत बार परीक्षा में आया है। सामान्य वर्षा अतिवृष्टि नहीं हो सकती, सूखा तो जमा अकाल हो गया, बहुत कम वर्षा भी नहीं हो सकती, तो अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा होगी उससे हम क्या कहते हैं, अतिवृष्टि कहते हैं। जैसे खरबूज, तरबूजा, ककड़ी किस प्रकार की फसलों में बोई जाती है, तो ये जायज़ की फसल में आती है। इसकी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो जायज़ की फसल होती है उसकी कब कटाई की जाती है और कब बुआई की जाती है, उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे फिर मिलते हैं एक ऐसी लेटेस्ट और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।